आइए फिर एक बार शुरू किया जाए। आपका धारा 80 में दुर्घटना या दुर्भाग्य को बचाव के रूप में मान्य किया गया। दुर्घटना या दुर्भाग्य के बचाव के लिए आपका हमने धारा 80 में आपका 8 बातों को निकाला था। कल हमने भाई लिखवाया था, 8 बातें बताई थी। और यानी कि अगर कार्य दुर्भाग्य या दुर्घटना का परिणाम है तो व्यक्ति उस कार्य के लिए जिम्मेदार या लायबिल या उत्तरदायी नहीं होगा, अर्थात कोई दंड का भागी नहीं होगा। इसके बाद आपका दुर्भाग्य और दुर्घटना जानना है। दुर्भाग्य का दुर्घटना और दुर्भाग्य जो कानूनी भाषा में है उसमें कोई अंतर नहीं किया गया है। चाहे घटना दुर्भाग्यवश हो या दुर्घटना हो जाए, दोनों बचाव के रूप में प्रयुक्त किए गए। लेकिन ये माना जाता है कि दुर्घटना में केवल एक पक्षकार को नुकसान होता है, यानी कि डैमेज होता है, जबकि दुर्भाग्य में दोनों। एक उदाहरण में बताया भी था, फिर बता रहा। दो आपस में गाड़ियां लड़ गई और एक गाड़ी का ड्राइवर मर गया तो ये एक पक्षीय क्षति हुई, तो इसमें दुर्घटना ही कहा जाएगा। लेकिन अगर दोनों ड्राइवर मर गए या दोनों चोटिल हो गए तो ये आपका दुर्भाग्य कहा जाता है। देखिए आपका आशय न तो कार्य करने का आशय था न ही ज्ञान था, ये बताया गया। अर्थात दुर्घटना के बचाव के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त इस बात को न्यायालय में प्रूव करे कि उसका इंटेंशन इस कार्य को करने का नहीं था। इंटेंशन ही नहीं बल्कि ये भी साबित करना पड़ेगा कि उसका नॉलेज या ज्ञान ये घटना हो जाएगी उसे जानकारी नहीं थी, अर्थात नॉलेज नहीं था। इसके बाद आपका 3 शब्द और बताए गए थे। आपका कार्य विधिपूर्ण होना चाहिए, विधिपूर्ण प्रकार से किया जाना चाहिए, और जिस साधन का आप प्रयोग कर रहे हैं वह भी साधन सही होना चाहिए। तो पहले सद्भावना पूर्वक निकाल दिया जाए सब, तब इन्हीं सब तीनों शब्दों पर अच्छे से गहन अध्ययन करना है, यानी कि थोड़ा और अच्छे से इन तीनों शब्दों को बताना है, और यहीं से आपका क्वेश्चन कर सकते हैं कि बन सकता है। देखिए दुर्घटना के बचाव के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति ने जो कार्य किया है वह गुड फेथ में किया है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने जो कार्य किया वह सद्भावना में किया हो। यानी कि अब कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने गुड फेथ में या सद्भावना में कार्य किया, ये आपको अच्छे से तैयार रखना है। तो आपका जवाब ये रहेगा कि अगर किसी व्यक्ति ने कार्य करते समय उस कार्य पर उतना ध्यान दिया जितना कि दिया जाना चाहिए, या कार्य करते समय उचित सतर्कता और सावधानी बरती है, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने उस कार्य को गुड फेथ में किया। यानी कि कुल मिलाकर गुड फेथ का मतलब हुआ कुल मिलाकर आपका गुड फेथ या सद्भावना पूर्वक शब्द आईपीसी की धारा 52 में परिभाषित किया गया है, और यहाँ जो गुड फेथ या बोनाफाइड शब्द आया है वहीं से गवर्न होगा, और वही परिभाषा 2 लाइन आपको मेंस में भी लिखनी पड़ेगी। 3 शब्द और महत्वपूर्ण है, उसी को जानना। 3 शब्द जो महत्वपूर्ण है तो आपका देखिए आपका 3 शब्द महत्वपूर्ण है, उन तीनों शब्दों को जानिए।
एक तो ये कहा जा रहा है कि जो कार्य हो वह विधिपूर्ण हो, और कार्य जो किया जा रहा है वह विधिपूर्ण प्रकार से किया जा रहा हो, और कार्य जिस साधन का प्रयोग कार्य करने में किया जा रहा है वह भी विधिपूर्ण साधन होना चाहिए। अब यहाँ आपका समस्या ये आती है कि अगर व्यक्ति आपका अवैध कार्य कर रहा था या विधिपूर्ण साधन का प्रयोग नहीं कर रहा था या विधिपूर्ण साधन का प्रयोग नहीं कर रहा था, उस दौरान एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो क्या व्यक्ति बचाव का हकदार होगा कि नहीं? जहाँ तक आपका लॉर्ड मैकाले की बात है, जब लॉर्ड मैकाले आईपीसी बना रहा था तो उसने ऐसे मामलों में ज़्यादातर बचाव दिए, यानी कि ऐसे मामलों में लॉर्ड मैकाले का मानना था कि बचाव मिलना चाहिए, लेकिन न्यायालयों ने अपने हिसाब से अवैध कार्यों की व्याख्या की और ये कहा कि अगर परिणाम और कार्य में कोई संबंध है तब तो आपका कह सकते हैं कि व्यक्ति उत्तरदायी होगा, और अगर कारण और परिणाम है, कारण और प्रभाव या परिणाम, और कारण और प्रभाव में कोई रिलेशन नहीं है तो अवैध कार्य करते समय हुई दुर्घटना में भी व्यक्ति बचाव का हकदार होगा। अब देखिए ये थोड़ा कम पॉइंट लिख रहे हैं किताबों में, आपका 3-4 लाइन में लिख कर निकल गया है कि अवैध कार्यों में दुर्घटना, तो आपका अवैध कार्यों में दुर्घटना में भी उदाहरण भले मिल जाए, लेकिन आपका मैंने कभी मिलेगा डिटेल में तो हम भी समझाएंगे, लेकिन बचाव दिया गया है और इस पर आपका केस आता है। केस में मैंने केस भी 4-5 उदाहरण भी पूछे जाते हैं और भी 3-4 जो उदाहरण है उसको भी आपको हम बताएंगे। आइए दुर्घटना या दुर्भाग्य पर केस वाई चला जाए। जहाँ तक आपका दुर्घटना या दुर्भाग्य पर केस की बात है, केस भी आपका एक तो कम से कम तो एक और बच गया, उसको बता दिया जाए। आपका जो ये अवैध साधन हमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अवैध कार्य कर रहा था या विधिपूर्ण प्रकार से कार्य नहीं कर रहा था या अवैध साधनों का प्रयोग कर रहा था और उस दौरान न तो उसका इरादा था न ही ज्ञान था और दुर्घटना हो गई, तो क्या व्यक्ति बचाव का हकदार होगा कि नहीं? तो कानून में एक नियम है आपका डैमेजेज ऑफ रिमोटनेस, यानी कि छत की दूरवर्तीता का नियम। रिमोटनेस का मतलब दूरवर्तीता का नियम या छत की दूरस्थता का नियम। अब जहाँ जहाँ छत की दूरस्थता का नियम है एक जगह, हाँ भाई कुछ लोगों को देखिए नोट्स नहीं मिला है, प्रयास करते हैं आज 4-5 पेज और आपका नोट्स है उसको कॉपी चेक करा के दे दिया जाए। 83 से नोट्स में नहीं, वहाँ से लिखवाया जाएगा। 82 तक अच्छा नोट्स बना है, 83 से भी नोट्स हैं लेकिन उतना आपका कारगर नहीं, तो भाई अब नोट्स देना संभव, पुराना नोट देना संभव नहीं, क्योंकि नए मॉडल में क्वेश्चन बन रहे हैं तो नए मॉडल में लिखवा दिया जाए, वो अच्छा रहेगा। पढ़ा कर तुरंत लिखवा दिया जाए। आपका 82 तक है, 82 तक नहीं लिखवाया जाए। आइए छत की दूरस्थता का सिद्धांत पूछा भी जाता है, इसको अच्छे से तैयार रखना है। आपका छत की दूरस्थता का सिद्धांत पर आईपीसी में प्लीहा के मामले पूछे जाते हैं ज़्यादा, और आपका प्लीहा के मामले पूछे जाते हैं, लेकिन छत की दूरस्थता या डैमेज ऑफ रिमोटनेस के बारे में या दूरवर्ती क्षतियों के बारे में कुछ उदाहरण दिए जाए, और तब आपका संविदा अधिनियम में, अपकृत्य में और आपका आईपीसी तीनों में ये सिद्धांत जानना है। देखिए एक उदाहरण, ए ने बी को सुई चुभोई, ध्यान समझिएगा, छत की दूरस्थता।
अब ए ने बी को सुई चुभ हुई, बी को इसके कारण टेटनेस हो गया और बी मर गया। तो क्या ए बी को सुई चुभ होने के लिए दंडित किया जाएगा कि उसकी हत्या के लिए? यही छत की दुरस्थता का सिद्धांत है। तो कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति अपने कार्य के अनंत परिणामों के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। जो परिणाम डायरेक्ट है केवल उसी के लिए दंडित होगा। दूरवर्ती क्षति या दूरवर्ती परिणामों के लिए व्यक्ति सजा का हकदार नहीं होगा। तो आप लोग दिमाग लगा कर बताइए, सुई चुभने के लिए दंडित किया जाएगा कि हत्या के लिए? हाँ, सुई चुभने के लिए, हत्या के लिए नहीं, क्योंकि हत्या का कार्य क्या हो गया? अति दुर्वर्त। ये जो छत की दूरस्थता का सिद्धांत है, ये 3 एंगल से जानना है। अलग से लिखना आपको लिख सकते हैं भाई। रिमोटनेस पहला आपका हम अपकृत्य का बता रहे हैं। अपकृत्य में भी छत की दूरस्थता का सिद्धांत समाहित है। 2 केस आपका इस पर आता है, एक री मोलिनिस का और एक वैगन माउंड का केस। 2 केस हैं स्टार्ट में, री पोलिनिस और दूसरा वेगन माउंड। जहाज का उतना नहीं बताना है भाई। वेगन माउंड का केस तो आपका ये कहा गया, वेगन माउंड है, ये कहा गया कि अपकृत्य विधि के तहत कोई व्यक्ति अनंत कार्य के अनंत परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। यदि छत दुरुस्त है तो उसके लिए प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होता। आइए, आपका संविदा अधिनियम ज्यादा लोग पढ़े हैं तो संविदा अधिनियम की धारा 73 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। संविदा अधिनियम की धारा 73 में भी आपका दूरस्थ क्षति के लिए कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से बताया गया है। किसमें बताया गया है? तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 73। तो डायरेक्ट छत के लिए प्रतिकर पाएगा व्यक्ति की इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट या दुरुस्त के लिए नहीं, कौन सी छत के लिए? आपका डायरेक्ट। उसका अपवाद है, वो अलग बात है, उसमें मैं नहीं जाना है। जहाँ तक आईपीसी की बात है, धारा 80 में ये सिद्धांत समाहित है, व्यक्ति अपने कार्य के अनंत परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, केवल प्रत्यक्ष छत के लिए उत्तरदायी होगा, अनंत परिणामों के लिए नहीं। और अगर दुर्घटना हुई है तो आपका ज्यादातर मामलों में अभियुक्त को बचाव दे दिया गया है, भले उसका कार्य अवैध था। अब 3-4 उदाहरण देखिए अवैध कार्य पर, यही पूछे जाते हैं भाई आईपीसी में। एक पॉकेट मार का उदाहरण और दूसरा चूहे मार का उदाहरण। 2 उदाहरण याद रखिएगा ध्यान से। पॉकेट मार और चूहे मार का उदाहरण 2 कम से कम याद रखिए, पूछा जाता है। देखिए आपका बताया जा रहा है पहला उदाहरण। ए एक पॉकेट मार है, बी के पॉकेट में हाथ डालता है और ये नहीं जानता कि बी के पॉकेट में लोडेड पिस्तौल है। जैसे ही वह बी के पॉकेट में हाथ डालता है चोरी के लिए, वैसे ही जीगर उसके हाथ से दब जाता है जो पॉकेट में बी के है और बी मारा जाता है। अगर आप ये कहेंगे कि ये कार्य तो अवैध है, तो कानून ये कहता है कि अवैध कार्यों में जो दुर्घटना होती है, न तो आशय था अभियुक्त का, न ही ज्ञान था, तो बचाव अभियुक्त को मिलेगा और ए बी की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। केवल और केवल आपका चोरी के प्रयास के लिए भले हो जाए या कुछ निकाल लिया होगा तो चोरी के लिए, और पॉकेट में हाथ डाला कुछ निकाल ही नहीं पाया तो किसके लिए? चोरी का प्रयास। ये जो उदाहरण पॉकेट मार का याद रखिएगा, अलग से लिख लीजिए।
कौन उदाहरण नोट्स में है वैसे पॉकेट मार। दूसरा ये देखा जाए आपका दुर्घटना के मामले में दूसरा उदाहरण आपका पक्षी मारना या इत्यादि। देखिए ध्यान से भाई, एक व्यक्ति जंगल में जाता है और ऐसी अवैध हथियार लेकर जाता है और आपका जंगल में शिकार करता है। एक जगह खड़खड़ाहट होती है, वह समझता है कि चूहा है और चूहा समझकर गोली चलाता है और पता लगता है एक व्यक्ति को गोली लग गई और वह व्यक्ति मर गया। अब दिमाग ये लगाना है कि भाई जिस साधन का प्रयोग कर रहा है, यानी कि आपका जो बंदूक से वह गोली चलाया है वह तो बिना लाइसेंस ही है, लेकिन उसका न तो आशय भी को मारने का न तो ज्ञान था न आशय था, तो मात्र इस कारण से कि उसकी बंदूक अवैध थी उसे हत्या के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। हाँ, आयुध अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के बंदूक रखने के लिए उसे दंडित किया जाएगा, लेकिन हत्या के लिए नहीं। और वह धारा 80 के बचाव का क्या होगा अपना। इसी प्रकार और उदाहरण है, उतना बताना संभव नहीं, उदाहरण तो तमाम है, लेकिन दो उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। अब आइए अगला कंसेप्ट बता दिया जाए तब पेश करा जाए। अगला कंसेप्ट आपका पूछा भी गया है बिहार जे में, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस या योगदायी उपेक्षा। इस कंसेप्ट को आइए ये भी धारा 80 में है, योगदायी उपेक्षा या कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ये क्या होती है, ये थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये खूब बिहार में पूछा जा रहा है इस समय। हो सकता है भाई जो लोग जा रहे हैं 6 दिसंबर को देने, हो सकता है कि आपका पूछ ही ले। एक दो क्वेश्चन आपका, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है? जहाँ की एक व्यक्ति गलती पर है, लेकिन एक व्यक्ति गलती पर है और उसकी गलती से दूसरे व्यक्ति को क्षति होती है, इंजरी होती है, लेकिन उस क्षति में दूसरा व्यक्ति भी सहयोग करता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति की भी गलती रहती है। अर्थात ये भी गलत है और कौन गलत है, यानी कि जहाँ की एक व्यक्ति गलती पर तो है ही, दूसरा व्यक्ति की गलती पर है और एक व्यक्ति के कार्य से किसको क्षति होती है, दूसरे व्यक्ति को। तो ऐसी दशा में क्या नियम है, तो इसी को योगदायी उपेक्षा कहा जाता है। यानी कि ए ने तो उपेक्षा करती ही, लेकिन बी भी कम उपेक्षावान नहीं था, यानी कि ए ने भी नेग्लिजेंस बरता, बी ने भी नेग्लिजेंस बरता, बी को नुकसान हो गया। तो ऐसी दशा में बी ने ए के खिलाफ मुकदमा किया है, तो क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पक्षकार नेग्लिजेंस बरतते हैं। अब नियम देखिए क्या है भाई आपका। पहला आपका जो बिहार में पूछा जाता है वो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है या योगदायी उपेक्षा है, यह एक स्पेसिफिक डिफेंस है, यानी कि विशिष्ट बचाव। ये क्वेश्चन 2 बार बिहार आयोग ने रिपीट किया उत्कृत में। योगदायी उपेक्षा कैसा बचाव है, तो आपका जवाब रहेगा विशिष्ट बचाव। दूसरा, योगदायी उपेक्षा का बचाव किस अपकृत्य में या किस कार्य में लिया जा सकता है, तो सभी अपकृत्यों में नहीं, याद रखें, केवल किस में, उपेक्षा के अपकृत्य में, यानी कि नेग्लिजेंस के अपकृत्य में। तीसरा आपका क्रॉस अपील भी होती है, उतना नहीं जानना है। एक उदाहरण देखिए भाई आपका, एक उदाहरण देखिए बस वाला, बेल्जियम देवी का ही देखा जाए। मान लीजिए एक बस ड्राइवर है और ये बस को ले जा रहा है और भी जो है ये बस के ऊपर बैठ गया। कहाँ बैठ गया?
जैसे बिहार में जाएंगे तो नीचे कम लोग दिखाई देंगे और बस के ऊपर ज्यादा दिखाई देंगे। और जाकर एक बार सर्च मारिएगा, आपका बस के ऊपर ज्यादा लोग बैठते हैं, नीचे कम लोग बिहार में, ताकि हवा लगती रहे शुद्ध और कोरोना क्या होता रहे, भगता रहे। तो आप देख सकते हैं भाई, ऊपर बैठ गया तत्पश्चात बस चालक एक जगह रोड पर पटरी से नीचे बस उतार दिया और पेड़ की डाल बी के सिर में लगी और बी कहाँ आ गया बस से, सिर में चोट लगी। बी 2 दिन बाद मर गया। बी की पत्नी ने बस चालक और मालिक, ज्वाइंट लायबिलिटी होती है, बस चालक और उसके बस के मालिक के खिलाफ क्षतिपूर्ति का मुकदमा किया। अब देखिए, बस चालक ने गलती तो की क्योंकि वह रोड से क्या उतारा बस नीचे, लेकिन इनकी भी कुछ गलती थी। ये भी बस से कहाँ चढ़कर यात्रा कर रहे थे। तो जहाँ दोनों पक्षकारों की गलती होती है तो जितनी गलती भी की रहेगी मुआवजा उसमें उतना मुआवजा कटौती की जाएगी। तो न्यायालय में मान लीजिए कि 100 रुपया अगर मुआवजा दिलवाया तो किसकी कितनी गलती है ये निकाली जाएगी। तो इस मुकदमे में निकाला गया कि 50% गलती ए की है बस चालक की और 50% गलती की किसकी है, बी की है। अतः बी को मुआवजा तो मिलेगा, लेकिन मुआवजा की रकम में से कितना कम कर दिया जाएगा, जितनी उसकी गलती। तो कितना इस उदाहरण में कम कर दिया जाएगा, 50%। तो 100 रुपया का 50% 50 रुपया, यानी कि बी की पत्नी को केवल कितना मुआवजा मिलेगा, 50 रुपया, 100 रुपया नहीं, क्योंकि जितनी गलती बी की है उतना क्या किया जाएगा मान। तो योगदायी उपेक्षा का सिद्धांत सिविल मामलों में लागू होता है, ये बताया गया। अब आपराधिक में देखना है, सिविल में नहीं भाई, आपराधिक में उल्टा नियम चलेगा, मैं बता दूं। क्रिमिनल मामलों में, आपराधिक मामलों में कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का सिद्धांत लागू नहीं होता, अर्थात अभियुक्त इस बात का बचाव नहीं ले सकता कि दूसरा पक्षकार भी गलत था, ये बचाव नहीं दिया जा सकता। इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। इसमें योगदायी उपेक्षा बचाव है सिविल मामलों में कि क्रिमिनल के दोनों, किसमें बचाव है, सिविल में, और किसमें कोई बचाव नहीं है, क्रिमिनल। अर्थात ये आपराधिक मामलों में ये नहीं कह सकता कि बी की भी गलती थी, लेकिन सिविल मामलों में कह सकता है, क्योंकि सिविल मामलों में मुआवजा दिया जाता है और आपराधिक मामलों में क्या है, दंड। याद रखिए। फिर एक बार मैं बता दूं भाई, हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का सिद्धांत सिविल मामलों में लागू होता है, लेकिन क्रिमिनल मामलों में लागू नहीं। ये याद रखना है। आर वर्सेस स्वीडन एंड आसबर्ग, याद रखिएगा केस आपका आर वर्सेस स्वीडन एवं आसबर्ग, कोर्ट में है, मिल जाएगा नोट। आर वर्सेस स्वीडन एवं आसबर्ग रेसिंग का मामला था। 2 वाहन चालक आपस में रेसिंग कर रहे थे, उसी समय एक से मैंने अपराध हो गया, तो आपका जिससे अपराध हुआ उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। वह कह रहा था कि हजूर हमारे साथ ये भी तो रेसिंग कर रहे थे, लेकिन ये हुआ। योगदायी उपेक्षा आपराधिक मामलों में कोई बचाव नहीं, अर्थात पीड़ित अगर गलती पर था तो अभियुक्त इस कारण से बचाव का हकदार नहीं हो। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, न भाई अच्छे से तैयार करेगा। रेसिंग वाला मामला था। अब आइए, आपका 80 के जो सिद्धांत थे वे बताए गए। अब कुछ केस बताना है और केस भी आपको अच्छे से तैयार रखना है।
यहाँ से भी आपका पूछा जाता है। पहला केस है राज्यवर से रंगा स्वामी। राज्यवर से रंगा स्वामी यानी कि चूहा मारने वाला केस, ये मैं बता चुका हूँ। ये केस किस पर है? चूहा मारने वाला राज्यवर से रंगा स्वामी। इसको ना बताया तो इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। राज्यवर से रंगा स्वामी। दूसरा टुंडा वर्सेज राज। टुंडा, दूसरा आपका टुंडा मैत्री के लिए भी चलता है। टुंडा वर्सेज राज, ये कुश्ती वाला केस है। कुश्ती वाला केस का मतलब ये हुआ कि दो पहलवान, जैसे कि मान लीजिए आपका बॉक्सिंग का ही देखिए, दो बॉक्सर आपस में रिंग में लड़ रहे हैं और खेल के नियमों के अनुसार एक बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर को मारा, मुक्का पंच मारा और दूसरा बॉक्सर क्या हो गया, गिर गया जमीन पर और चोट लगी और स्वाहा हो गया, यानी ऊपर पहुंच गया। तो क्या ये शुद्ध रूप से अगर खेल के नियमों के अनुसार क्षति पहुंचाई गई है तो ये वैध क्षति होगी और आपका अभियुक्त दंड का भागी नहीं होगा। तो ये कुश्ती वाला केस है। अब तो भाई कुश्ती कम लड़ी जा रही है और बॉक्सिंग जा रही है। तो कुश्ती में दो लोग कुश्ती लड़ रहे थे, ए ने बी को पटक दिया। जैसे ही पटका तो उसका सिर आपका मिट्टी से टकराया और सिर में चोट के कारण दूसरा कुश्तीबाज मर गया। तो इस कार्य को मात्र और मात्र क्या माना गया? दुर्घटना। ये कार्य 87 में भी जाएगा और 80 में भी। दोनों याद रखें। कौन कौन सी धारा? 87 पढ़ा जाएगा, एक आपका समय तो लगता है क्योंकि 84 भी एक या 2 दिन लग जाएगी। 3 मेंस में 4 क्वेश्चन आते हैं 84 से, तो भी समय रहेगा 84 पढ़ाने में। ये अभी नहीं, 2 दिन अभी लगेगा क्योंकि मेन तो 84 नहीं है, 3-4 क्वेश्चन मेंस में अलग अलग बताने। तो टुंडा बनाम राज। इसके बाद आइए जागेश्वर बनाम इम्परर। ये केस ज्यादा पूछा गया है। जागेश्वर वर्सेस इम्परर, भाई ये केस ज्यादा पूछा गया है। केस तो कम और उदाहरण ज्यादा। ये बन चुका है भाई 4-5 बार में, अच्छे से कार्य किएगा। जागेश्वर वर्सेस इम्परर, ये केस जरूर याद रखिए, 4-5 बार बन चुका है। देखिए आपका दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे, तब तक एक व्यक्ति की पत्नी अपनी गोद में छोटा बच्चा लिए हुए आपका बीच में आया। ए ने बी पर थप्पड़ चलाया और दुर्भाग्यवश वह थप्पड़ उसकी उसकी पत्नी की गोद में बच्चा था, दूसरे पक्षकार के बच्चे को ही लग गया। अब इस उदाहरण में ये पूछा जाता है कि ए ने कौन सा अपराध किया? बच्चा मर गया, हत्या का किया, हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध का किया, घोर उपहत का किया और उपहत का यानी ग्रीवियस हर्ट और हर्ट का। तो बताइए कौन सा अपराध किया? क्योंकि एक अवैध कार्य कर रहा था। अब न्यायालय ने ये कहा कि जो थप्पड़ चलाया गया था, अगर उस व्यक्ति को लगता तो कौन सा अपराध होता? उपहत का। और किसको लग गया थप्पड़? बच्चे को। तो जो न्यायालय की राय थी कि ए बच्चे की हत्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि केवल और केवल किसके लिए उत्तरदायी होगा? हर्ट के लिए, यानी कि उपहत के लिए। तो चाहे समझ में आया ना आए, मैं बता दूं, इन सब उदाहरणों को रट्टा मार कर जाइएगा, 1-2 उदाहरण, और ये नहीं कि मर्डर मार दीजिएगा। जो आपको दिमाग में भरा जाए वही मारना, चाहे समझ में आए 2-4 बातें ना आए, मैं बता दूं भाई ये है लाता। 2-4 बातें रट्टू तोता जैसे रट लेनी चाहिए। महिला के बीच में बच्चे को लग गया तो आप और ना देखिएगा, केवल और केवल उपहत पर क्या करिएगा? टिक मार कर आइएगा। अगला देखा जाए आपका, कर सकते हैं कि ये पॉकेट मार का उदाहरण भी दे दिया गया।
और आपका यानी कि इस प्रकार धारा 80 लगभग समाप्त हो गई। यानी कि जितने समस्याएं थी दोषी आपका वो बताया गया। एक पॉइंट आपका माने कारण और उसके प्रभाव जो अवैध कार्य है उसको हम और देख रहे हैं। अगर जैसे मिलेगा तो बीच में 4-5 मिनट किसी दिन उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन छत की दुरंतता का सिद्धांत भी बता दिया गया, योग्यायुपेक्षा लागू नहीं होती और अवैध कार्यों में दुर्घटना हो गई है तो बचाव मिलेगा ज्यादातर मामले। ये हमने पॉकेट मार का उदाहरण जरूर याद रखिएगा। इसका पॉकेट मार। और भाई ये धारा आपका 80 के बाद 81 शुरू किया जाए। 81 से विपरीत और मेंस में हमेशा क्वेश्चन बनता है। यानी कि इधर की धाराएं अति महत्वपूर्ण है। 81 से हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है। 3 में, मेंस में, इंटरव्यू में और समाज में भी बनता है। आपका कोई माँ और बच्चे का उदाहरण बना देता है तो कोई लकड़ी के पटरे का उदाहरण। तो तमाम समस्याएं हैं। 81 आई। धारा 81 में अनिवार्यता या आवश्यकता या निसेसिटी वश किए गए कार्य को क्षमा प्रदान किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति आवश्यकतावश या अनिवार्यतावश या निषेधवश कोई कार्य करता है तो ऐसी दशा में वह कुछ दशाओं में बचाव का हकदार होगा, अर्थात कुछ दशाओं में उसके कार्य को क्षम्य माना जाएगा और उसे सजा नहीं दी जाएगी। पिछली बार यूपीजे में इस पर मैक्सिम पूछा गया था, वो भी आपको पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आवश्यकता या अनिवार्यता का 2-3 उदाहरण से दिमाग में बैठाइए। उसके बाद डायरेक्ट और केस जो 3-4 हैं बताएगी जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण केस है आर वर्सेस डडले एवं स्टीफन। वही केस ज्यादातर पूछा जाता है। इसके पहले वाले यूपीजे में आर बनाम डडले एवं स्टीफन के केस में जज का नाम पूछा था और कोटेशन भी आया। अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से निश्चित क्वेश्चन बनता है। देखिए 81 में पहले आईपीसी में बताते समय हमें अपकृत्य में भी जाना पड़ेगा। क्या अपकृत्य में यानी कि काट में अनिवार्यता या आवश्यकता बचाव है कि नहीं? अर्थात क्या अपकृत्य में प्रतिवादी इस बात का बचाव ले सकता है कि नहीं कि हजूर हमने गलत कार्य तो किया लेकिन आवश्यकतावश किया, अतः हम कोई मुआवजा नहीं देंगे। और आपराधिक मामलों में क्या अभियुक्त इस बात का बचाव ले सकता है कि हजूर हमने अपराध तो किया लेकिन ऐसी आवश्यकता आन पड़े थी, अगर मैं ऐसी आवश्यकता आन पड़ी थी, अगर मैं यह कार्य नहीं करता तो बहुत बड़ा क्या हो जाता नुकसान। जैसे बिहार में हम लोग कह रहे हैं कि आवश्यकता आन पड़ी है कि परीक्षा टाला जाए, नहीं तो तमाम लोग कोरोना से क्या होंगे, आपका इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अब बिहार आयोग सुने, 2 बार तो सुन ही लिया है, अब इस बार सुनने के मुख में नहीं। क्योंकि तमाम राज्य में कराए भी, छत्तीसगढ़ भी करा लिया इसी कोरोना काल में। तो अब देखिए वो तो अलग बात है, क्या होगा क्या नहीं हो सकता है। मैं डरते भी जैक लगाते रहते हैं, कहीं जैक लगा के करवा दिए, लेकिन मुश्किल लग रहा है। लेकिन आपका यह है कि असंभव भी नहीं। जब तक एग्जाम न हो जाए तब तक कोई भरोसा नहीं रहे। यूपीएफओ हम लोग खूब आंदोलन किए करवाने के लिए, उसी समय बिहार का नेश था जेका और आयोग आने के मूड में नहीं था, तब तक अंजू कटियार जी पकड़ ली गई और अपने आप क्या किया और नाम हो गया मनोज पांडे ने करवा दिया। क्या 3 बार समोसा लोग चाय खाए बहुत ज्यादा लोग,
डी का भाई था, इसमें शक नहीं है आपका। डी का मतलब कि जितना समोसा चाय पानी पीना हो भाई हमने व्यवस्था किया था। जब भी लोग जाते थे और खाते पीते थे और 3-4 घंटा वहाँ धरना नारा पार्टी होती थी और वापस लौट। कोचिंग में डिस्टर्ब 2-3 दिन हो गए उसके कारण, लेकिन भाई अंत में प्रयास क्या रहा, सफल ही रहा। तो आपका देखिए, आपका जहाँ तक आपका आईपीसी की बात है, आवश्यकता एक प्रतिरक्षा, याद रखिए। अब किस मात्रा तक प्रतिरक्षा है आवश्यकता और किस मात्रा तक नहीं, आवश्यकता किसे कहा जाता है और आवश्यकता पर सिद्धांत क्या है, मैक्सिम क्या है, क्यों आवश्यकता बचाव देती है, और 2 पॉइंट याद रखना है। सेक्शन 80 में आपने देखा न तो अभियुक्त का इंटेंशन रहता है न ही नाली, लेकिन धारा 81 में अभियुक्त का इंटेंशन या आशय उस कार्य को करने का नहीं होता लेकिन नालेज होता है। यही अंतर आपको पकड़ना भी है कि 81 में नालेज है कि हमारे कार्य से नुकसान होगा लेकिन नुकसान करने का इरादा नहीं। तो धारा 81 बाद में देखा जाएगा तो, लेकिन आवश्यकता पर आपका विधि क्या है और आपका केस क्या है, बेरट कभी ना जानिए, बेरट लाख में तोड़ा जाए। पहले आवश्यकता पर 2-3 ऐसा उदाहरण बनाया जाए ताकि आपके दिमाग में आवश्यकता क्या है बैठे। देखिए पहला उदाहरण हम बता रहे हैं भाई आपका, पहला उदाहरण ना वाला हम बता रहे हैं जो दिया भी गया है, इस बता दीजिए। मान लीजिए एक समुद्र में नाव है और या नदी में नाव है। अब नाव का भाग ज्यादा हो गया है और नाविक को लगने लगा कि लग रहा है कि नाव नदी में डूब जाएगी और कुछ लोग मर जाएंगे। तत्पश्चात ये हुआ कि नाविक ने जो लोगों का लगेज था, यानी कि भर के आपका कह सकते हैं कि जा रहे थे कपड़ा या खाने का सामान, उन सामानों को नदी में फेंकना शुरू किया और कई लोगों का सामान नदी में फेंक। तत्पश्चात नाव का भार हल्का हो गया और नाव किनारे पहुंची। तो आपका ये सिद्धांत भी है कि जब लोग मझधार में रहते हैं अर्थात जब संकट में रहते हैं तब अल्लाह, राम और गॉड का नाम याद आता है, और जब संकट से उबर जाते हैं तो कौन अल्लाह कौन राम, मेरे आगे कौन, यानी कि उसके बाद से नाम या हो जाता है सबका। आप देखिएगा संकट में ज्यादा याद आते हैं। उसी प्रकार जब संकट काल था तो नाविक किसी तरह बचा ले, लोग चिल्ला रहे थे और नदी का मन पलट गया, नाविक के खिलाफ भी मुकदमा किए। अब नाविक ने आवश्यकता का बचाव किया कि अगर हजूर आवश्यकता ऐसी आन पड़ी थी, बड़ी हानि को रोकने के लिए हमने छोटी हानि कारित की, अर्थात यदि मैं लगे नहीं फेंका रहता तो ये कई लोग उसी में डूब कर क्या होते, मर जाते। अतः आवश्यकता इस सिद्धांत पर आधारित है कि बड़ी हानि रोकने के लिए छोटी हानि कारित की जा सकती है। ये आवश्यकता इस सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात अगर व्यक्ति के पास 2 बुराइयों में से एक बुराई का चयन आवश्यक हो तो व्यक्ति ऐसी बुराई का चयन करे जिसमें नुकसान ज्यादा हो कि कम, ज्यादा नहीं, तो व्यक्ति आवश्यकता का बचाव लेने का क्या होगा अवधान। दूसरा देखिए वही उदाहरण है तो नाविक वाला है। मान लीजिए एक गांव में आग लग गई और मकान बदल है और मकान एक मने पास है और मकान इकट्ठे करके जलने लगे। ऐसी दशा में अब लोग आए और आपका ये बीच वाला एक मकान गिरा दिए ताकि आग आगे न बढ़े। तो बीच वाला मकान गिराने के कारण आधा गांव बच गया,
जिसका मकान था बाद में मुकदमा किया और कहा कि हजूर हमें मैंने इन लोगों को दंडित किया जाए रिश्ती के लिए, निश्चित के लिए, ये लोग हमारा मकान जलाए हैं। वो लोगों ने बचा भी लिया कि हजूर बड़ी हानि रोकने के लिए हमने क्या की, छोटी हानि की। अगर हम ये मकान नहीं जलाते, आवश्यकता ऐसी आन पड़ी थी, अगर हम ये मकान नहीं जलाते तो पूरा गांव जलकर क्या हो जाता है। इसी प्रकार यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आवश्यकतावश किया गया कार्य विधि को तो भंग करता है, लेकिन विधि के इंटेंशन को, विधि के आशय को ब्रीच नहीं करता। अतः आवश्यकतावश किए गए कार्य को कानूनन बचाव दिया गया। आपका फिर आवश्यकतावश कार्य देखिए। फिर तीसरा उदाहरण देखिए। एक बड़े जहाज का कैप्टन है और अचानक ऐसी अपने को परिस्थिति में पाता है समुद्र में कि सामने से दो छोटी छोटी नौकाएं आ जाती हैं। जहाज को रोकना संभव नहीं है, तो रोकना संभव नहीं है। ये देख रहा है कि इधर मैं दाहिने बगल अगर जहाज मोड़ता हूँ तो इस पर 50 लोग सवार हैं, हो सकता है 50 मर जाए, और इधर मैं अगर जहाज मोड़ता हूँ तो इस पर 10 ही लोग सवार हैं, हो सकता है कि 10 मर जाए। तो ऐसी दशा में यानी कि ज्ञान है कि लोग मर सकते हैं, लेकिन एक इरादा किसी को मारने का नहीं। तो भाई बड़ी हानि रोकने के लिए छोटी हानि की जा सकती है, और दो बुराई में से एक का चयन करना क्या है आवश्यक, क्योंकि अब बुराई रोकी नहीं जा सकती। तो अगर बड़े जहाज में 10 लोगों की नौका की ओर जहाज अपनी मोड़ दिया और 10 लोग पानी में डूब के मर गए, तो कानून धारा 81 कहती है कि ये ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि बड़ी हानि को रोकने के लिए आवश्यकतावश उसने कैसी हानि कारित की। आइए केस के माध्यम से देखा जाए। मेरे कबीलात में पढ़ाया जाए भारत में। जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, आवश्यकता पर विधि का प्रतिपादन आर वर्सेस डडले एवं इंग्लैंड के बाद में किया गया। ये केस ज्यादा पूछा जाता है, इसको थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना है। यानी कि ये केस आपका ज्यादा पूछा जाता है, एक छोटी छोटी बातें इस केस की याद रखना है। आर वर्सेस डडले एवं स्टीफन। देखिए 4 लोग थे, चारों का पहले नाम, एक तो पहला नंबर डडले हो गया, दूसरा स्टीफन हो गया, तीसरा ब्रुक्स हो गया, ब्रुक्स, और चौथा पार्कर हो गया। 4 नाम याद रखिए। आपका जज का नाम कोलरी। कुल 5 जज थे और आज करेली पूछा जाता है। सर्वसम्मति से निर्णय आया। कैसे आया था? सर्वसम्मति। 18वें दिन 2024वां दिन। इसके बाद आपका पछुआ भी याद रखना है। अब देखिए क्या होता है इसमें। इस केस का उपनाम मैग्नानिटी का मामला, नोट में है भाई। इस केस का जो उपनाम है वह आपका कहा जाता है मैग्नानिटी का मामला, यानी कि मानव द्वारा मानव को मारकर खाने का मामला। आसान भाषा में लिखना चाहे तो आपका यानी कि आपका भूख ऐसी चीज है कि जब आपका बर्दाश्त नहीं होती तो मानव को ही मारकर क्या करने लगता है। अफ्रीका के भी उदाहरण तमाम है, जहाँ की आपका कह सकते हैं
कि भूख के कारण एक दूसरे को मार कर लोग क्या करने लगे। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं। मेघनानी की पूछ सकता है भाई, किताब में नहीं है, यह नहीं कि पूछिएगा कि एस एन मिश्रा में कहाँ लिखा है। कई किताबों से पढ़कर पढ़ाया जाता है, अब एक किताब के बस की बात नहीं है। मेघनानी की देखिए इस केस में होता क्या है, थोड़ा आपका कर सकते हैं कि अच्छे से देखना है नियम को, और आपका आवश्यकता की या निषेधी की, बचाव को या प्रतिरक्षा। देखिए जिस प्रकार टाइटैनिक हादसा हुआ था, अब तो फिल्म भी बन गई है, टाइटैनिक लोग देखे होंगे। टाइटैनिक हादसा जिस प्रकार हुआ था, उसी प्रकार यहाँ भी एक हादसा होता है। एक बड़ी जहाज आपका ध्वस्त हो जाती है या टूट जाती है, तो जो बड़ी जहाजें होती हैं उस पर छोटी छोटी नौकाएं रखी जाती हैं, कुछ ट्यूब रखे जाते हैं ताकि उस पर लोग पानी में गिर जाएं तो उस पर पकड़ कर क्या करें, अपना कुछ दिनों तक जिंदा रह। ध्यान से समझिए, टाइटैनिक जैसे एक पानी में हादसा होता है, एक बड़ी नौका ध्वस्त होती है और एक छोटी नौका पर 4 लोग सवार होते हैं समुद्र के बीचों बीच, माने समुद्र में, और चारों लोगों का नाम याद रखिए, डडले, स्टीफन, ब्रुक्स और पार्कर। देखिए 18 दिन तक ये चारों लोग, एक चमड़े के थैली में पानी था, वह पानी पीकर जिंदा रहे, और एक कछुआ था, उसका मांस खाकर जिंदा रहे 18 दिन तक। 18वें दिन, अब ध्यान से देखिए, 18वें दिन डडले और स्टीफन ने ब्रुक्स से कहा कि ये छोटा लड़का है, माने हम लोगों के साथ चलो इसी को मारा जाए, इसी का मांस खाया जाए, खून पिया जाए। लेकिन ब्रुक्स ने इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, ये काम उचित नहीं होगा, अर्थात ये काम ठीक नहीं माना जाएगा। किसने इनकार कर दिया? आपका ब्रुक्स ने इनकार कर दिया। फिर 1-2 दिन मामला आगे बढ़ा, और जब आपका पेट की अग्नि बहुत भयंकर हो गई, आपका तत्पश्चात 20वें दिन आ गया। ध्यान से देखिए, 20वां दिन आ गया। 20वां दिन डडले और स्टीफन ने पार्कर को मारा और इसका मांस खाना शुरू किया और इसका खून पीना शुरू किया। जब पार्कर मर गया तो ब्रुक्स भी आपका इसका मांस और खून पिया, मांस खाया। 24वें दिन ये तीनों लोग आपका खोजी दल जो चलते हैं, खोजी दल द्वारा बचा लिए गए। अब समस्या देखिए क्या आती है। जब बचा लिए गए तो डडले और स्टीफन पर पार्कर का मर्डर का आरोप लगा। इसमें पार्कर की क्या की है? ब्रुक्स पर नहीं, क्योंकि ब्रुक्स मारा नहीं था, भले बाद में क्या किया था, मांस खाया। डडले और स्टीफन का ये मानना था कि हजूर आवश्यकता ऐसी आन पड़ी थी, अगर हम लोग पार्कर को मार कर नहीं खाते तो ऐसी दशा में हम लोग चारों लोग क्या हो जाते, मर जाते। और समुद्र का पानी खारा होता है, अगर समुद्र का पानी पीते तो ऐसे ही मर जाते। अतः ऐसा आवश्यकता ऐसी आन पड़ी थी कि एक लोगों को बलवेदी पर क्या करना पड़ा, चढ़ाना। न्यायालय ने डडले और स्टीफन के तर्कों को मानने से इनकार कर दिया, और 5 जज थे और मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा पूछा गया, कोलरिज, अब तो याद होना चाहिए कौन थे, कोलरिज। और कोलरिज ने जो कोटेशन कहा और जो जो तर्क दिए, वही तर्क 2-4 लाइन देखना है, वही कोटेशन जे में और एलएलएम में आता है। कोलरिज ने कहा कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, पहले कोटेशन बता दिया जाए।
सामान्यतः अपने जीवन को बचाना एक कर्तव्य है, लेकिन इसको बलिवेदी पर चढ़ा देना अर्थात दूसरे के जीवन बचाने के लिए इसको नीछावर कर देना परम कर्तव्य है। और तमाम उदाहरण इन्होंने दिया। पहला युद्ध का उदाहरण पुलरित ने दिया कि युद्ध ऐसे तमाम उदाहरणों से भरे पड़े हैं जहाँ सैनिक अपने सीने पर गोली खाते हैं लेकिन महिला और बच्चे को बचाते हैं, और तुम लोग बच्चे को ही मार कर खा लिए। तुम लोग अपना मांस बच्चे को दे देते और बच्चा क्या हो जाता, बच जाता। भाई आपका बच्चा अभी जवान था, तुम लोग बूढ़े हो गए थे, कितना दिन जिंदा रहते? भाई कितने दिन जिंदा रहते? अभी तो आपका 16 बसंत भी नहीं पार किया था बच्चा, अभी तो काफी दिन तक जीता, अतः ऐसी कोई आवश्यकता नहीं आन पड़ी थी। फिर इन्होंने कहा कि बड़ों का क्या कर्तव्य होता है कि छोटों को मारकर खा के अपना मांस दे दे। यानी कि बड़ों का कर्तव्य है कि छोटों की रक्षा करे, न कि उनकी भक्षा करे। इसलिए तुमको कोई बचाव नहीं दिया जा रहा है और दोनों को मर्डर के लिए दंडित किया। इस केस के आधार पर दो विद्वान आगे बढ़े, एक स्टीफन ने और एक हमारे भारत के हरि सिंह गौर। दो विद्वान आगे बढ़ना। स्टीफन ने इस केस के आधार पर लकड़ी के तख्ते के पटरे लकड़ी के पटरे का उदाहरण दिया है, जबकि हमारे हरि सिंह गौड़ महोदय ने बच्चा और माँ का उदाहरण दिया। ध्यान से देखिए, हरि सिंह गौड़ का पहले देखा जाए। हरि सिंह गौड़ ये कहते हैं कि अगर डॉक्टर के पास ये विकल्प हो, या तो वह बच्चे को बचा पाएगा या माँ को बचा पाएगा, तो आवश्यकतावश यदि वह बच्चे को मारकर माँ को बचा लेता है तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि दो बुराई में से एक बुराई का चयन क्या है, आवश्यक। तो ऐसी बुराई का चयन करिए जिसमें नुकसान ज्यादा हो जाए कि कम कम। ये हरि सिंह गौड़ ने बच्चे का उदाहरण दिया। इसके बाद पटरे वाला उदाहरण दिया आपका स्टीफन ने। कई बार पूछा जाता है भाई समाज में कि पटरे का उदाहरण किसने दिया, तो गलत हो, किसने? स्टीफन। देखिए इन्होंने क्या कहा कि एक पटरा समुद्र में है और एक व्यक्ति पहले से उस पर बैठा है और पटरा ऐसा है कि केवल एक व्यक्ति का भार ढो सकता है। दूसरा व्यक्ति जाता है और पटरे को छीनने का प्रयास करता है। पटरे पर बैठा आदमी इसको हाथ से ढकेल देता है और दूसरा आदमी जो छीनने का प्रयास कर रहा था वो मर जाता है डूबकर। तो क्या पटरे पर बैठे आदमी ने अपराध किया? बताइए, किया कि नहीं किया? नहीं किया। वो प्राइवेट प्रतिरक्षा में काम कर रहा था और छोड़ दिया कि जाओ कहीं और पटरा खोजो, क्योंकि ये पटरा कितने आदमी का भार ढो सकता है। अब दोनों अगर एक साथ पटरे पर भाई पहुंचते हैं और पटरा एक आदमी का भार ढो सकता है तो मरे युद्ध कर रहे हैं, जो पटरा पा जाएगा। मैंने भी उदाहरण देखना पड़ता है। तो किसने उदाहरण दिया था? कई लोग पूछते रहते हैं कि कहाँ पढ़ते हैं, तो मनोज सर के हैं, तो बताओ पटरा का उदाहरण 81 में किसने दिया था? तो तुम भले न बता पाओ, यहाँ के लड़के तो निश्चित तौर पे बता देंगे। और अभी इंटरव्यू का क्लास चल रहा था, तमाम लोग भाई कई कोचिंगों से आते रहते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। अभी आज की घटना सुबह की, एक लोग मैंने बहुत तेजी से बोल इतना बता दे रहे हैं आप कि ऐसे ही मेरी टाप ऊपर चढ़ा देते हैं, इसीलिए चढ़ गए और तमाम पुराने लड़के बाहर हो गए थे। भाई आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, इससे बाहर कहाँ पूछे। देखिए आपका 81 पर आपका जो एक और केस था पेरेंट शुरू किया जाओ मैक्सिम से। 81 पर जो आपका एक और केस हम बता दें।